हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 में। देखिए टोटल 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। हम लोग इसमें पूछे गए जीके जीएस के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं और ये क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है, तो आपको इस क्लास को देखने के लिए धैर्य बना के रखना है। अगर आप लोग एनटीपीसी 2024 देने वाले हैं, देखिए कौन सा, तो एनटीपीसी 2024 या आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है, तो इस सेशन को देख के जाइए। यहाँ से हो सकता है आपके एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन मिल जाएं। और इस क्लास को देखिए, और इस क्लास को देखने का मतलब क्या है, बस आप लोग इस क्लास को रिवीजन पर्पज से देखिए। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। तो चलिए आप लोग इस सेशन का आनंद लीजिए। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन होता है? केंद्रीय रक्षा मंत्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव सुधारों के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 1990 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? तो 1997 में ये किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिक के लिए समझाना कठिन कहा था? तो ये कौन बोले थे? आइवर जेनिक्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनिमय बनाने हेतु राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो ये आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? तो 240 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करेंगे? तो इस कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल नंबर 320 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर, क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका 241, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मत अधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग की थी? तो ये किस वर्ष किए थे? तो ये 1939 में, ये 1939 में किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, देखिए मौलिक अधिकार, 1 मिनट, क्या बताएं, आज इस सिस्टम पे पहली बार काम हो रहा है तो इसमें थोड़ी सी समस्या आएगी, तो आप लोग इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को उस साइड करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये क्या होता है? 12 से 35 होता है। इसे उसके बाद से क्या बोला गया है, देखिए मौलिक अधिकार को इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य देश में विधि की सरकार बनाना, न कि व्यक्ति की, ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब इसमें अगर ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए 1 और ये 3, ये कौन सा, ये गलत है, बाकी दोनों आप लोग सही लगा सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो लोक अदालत के बारे में हमें सही कथन बताना है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यह पहला क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है, यह प्राचीन काल से प्रचलित न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद से बोला गया है, दूसरा ऑप्शन देखिए, यह व्यवस्था गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये भी सही हो जाएगा, ये मतलब 2 वाला ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या बोला गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोक अदालत वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश में स्थापित हुई थी, ये गलत हो जाएगा। और चौथा भी आपका गलत हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस सवाल का अगर आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, देखिए वैसे तो मैं मैथ का टीचर हूँ, आप लोगों की डिमांड पे मैं पॉलिटी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से समझते रहिए। कभी कभी होता है कि इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पदावधि चुनाव आयोग द्वारा कार्य संचालन की प्रक्रिया और उससे संबंधित या उससे अनुसंगित मामलों को विनियमित करने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और शर्तों और पदावधि का विधेयक 2023, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो ये कौन सा है? तो अनुच्छेद 120 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अल्पसंख्यक को चाहे वे धर्म या भाषा के आधार हो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 30 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये 3 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो ये कितनी थी? 8 दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी होनी चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? 7 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार डैश के संविधान से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? 51 सब क्लॉज ए, यानी आर्टिकल 51 के ए में बोला गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्ष तक भारत में निवास करना आवश्यक है? तो ये कितने वर्ष तक? तो 7 वर्ष तक निवास करना आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पद युक्त करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति रामास्वामी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, किस रीट के तहत न्यायालय निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो ये आर्टिकल नंबर 73 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा पानी पी लूँ, आप लोग पढ़िए अगले क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के लिए निम्न में से कितने तरीके निर्धारित किए गए थे? तो कितने तरीके निर्धारित किए गए थे? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 तरीका निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे राज्य के राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब गलत कथन हमें चुनना है। देखिए लिखा गया है मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के अनुसार यानी प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। तो ये वाला कथन आपका देखिए ए वाला का क्या हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। अब देखिए बी में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 76 क्या है, महानवादी है। आर्टिकल 77 देखिए यानी 77 के अनुसार भारत के सभी कार्यपालक राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। मतलब ऐसे समझिए जितने भी बिजनेस होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। अगला ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो इसमें गलत कथन छांटना था, तो क्या हो जाएगा, बी वाला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस मामले में निजता के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। तो कौन सा ये मामला था, तो आप लोग देख सकते हैं न्यायमूर्ति के.एस. पट्टास्वामी बनाम भारत संघ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए पहला ऑप्शन क्या बोला गया है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो पहला वाला क्या है, सही है। राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के क्या हो जाएगा, सभी सदस्य, यानी दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब तीसरा वाला ऑप्शन बोला गया है, देखिए राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीसरा का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यानी अगर आप लोग इसमें ऑप्शन अगर आप लोग लगाना चाहेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारतीय प्रांतों में जन्मे लोग जिनके माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तथा जो लोग संविधान के लागू होने के ठीक पहले 5 या अधिक वर्ष तक भारतीय निवास के रूप में रहे हो, उनका उल्लेख अनुच्छेद में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में कब नियुक्त किया गया था और भारत के शासन संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। तो कौन सा हो जाएगा, 1858, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। देखिए क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है। तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो ये अनुच्छेद 239 हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा, तो 239, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में केंद्र शासित प्रदेशों यूटी की शुरुआत हुई थी। तो ये कब शुरुआत हुआ था, तो 1956 में इसकी शुरुआत हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, कौन सी याचिका उन कार्यपालिका और निचली न्याय संस्थाओं के विरुद्ध उनके कर्तव्य को निर्वहन हेतु जारी की जाती है जिन्हें पूरा करने में असफल रहे। तो ये कौन सा जारी किया जाता है, तो ये परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो क्या हो जाएगा, न्यायिक पुनराविलोकन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार संघ सूची में कितने विषय हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 विषय हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कौन सा है, 38 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। कौन जो है राष्ट्रपति के अनुसार पद धारण करेगा, तो ये भारत का अटॉर्नी जनरल, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 137 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये भूटान शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना सूचित किए हिरासत में नहीं रखा जाएगा? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 22 में बोला गया है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को की गई थी? तो ये कब किया गया था? तो ये 1950 में किया गया था। 1950 तो सब ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण किए हुए है लेकिन उस पद को ग्रहण करने का हकदार नहीं है तो वह डैश रिट जारी करता है और उस व्यक्ति को यह पद अधिकारी के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास निश्चित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति है? तो ये किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये केंद्र सरकार के पास होती है। मतलब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद लोगों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है? तो ये आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 का ये सब क्लॉज डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या लिखा गया है, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो देखिए पहला क्या लिखा गया है, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए दूसरा और तीसरा ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं और चौथा ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। देखिए दूसरे ऑप्शन में क्या बोला गया है, यह संसदीय शासन प्रणाली है। तो ये भी क्या हो जाएगा? देखिए दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और पहला ऑप्शन भी सही था। आगे बोला गया है सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित होती है। मतलब यह तीसरा वाला भी सही है। यहाँ एक एकीकृत सत्ता का प्रावधान है, यानी चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर कुल मिला जुला कर बात कर लें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश समतावादी समाज के लिए राष्ट्रीय या राज्य को निर्देश और मार्गदर्शन देता है तथा नीतियों के निर्माण और कानून बनाने में सरकार को मॉड्यूल प्रदान करता है। तो कौन सा करता है? तो ये निर्देशक सिद्धांत करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है भैया, हम लोग विचार करते हैं। क्या करते हैं? तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। लिखा गया देखिए पहला विकल्प क्या बोला गया है, लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आयोजित किए जाते हैं। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा? सही बात है। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रपति सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही लोकसभा को भंग कर सकता है यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ऐसी सिफारिश करे। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन अब पढ़ लेते हैं और चौथा ऑप्शन देखिए। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा गया है, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के कारण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। तो ये भी क्या है? आपका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, लोकसभा चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। कुल मिलाकर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए बार बार अगर सवाल मुंह से आ जा रहा है तो कोई बात नहीं है, इसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूं इसी चैनल पे। आपको मैं बता दूं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ALP आप लोग ये समझिए, जैसे अभी ALP का एग्जाम हुआ है उसमें हम लोग चैप्टर वाइज मैथ सोल्यूशन कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट उसकी भी बना दी गई है, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? तो ये आपका राष्ट्रपति सरकार प्रणाली, यही वाला क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्हें डैश वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले
हो या पद कार्यरत रहें। तो ये क्या हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, अनुच्छेद डैश के उपबंधों के विषयाधीन संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल नंबर 315 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन डैश द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रांतीय विधानमंडल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत को पहली बार अस्तित्व में लाया गया था। तो ये कौन सा मामला था, केशवानंद भारती मामला, मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 55 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। लिखा गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य दंड नहीं है। तो कौन सा मान्य दंड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा गया है, उसका न्यूनतम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता के रूप में होना। ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं वो सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध यूपीएससी या स्वायत्तता शक्तियों और प्रकार्य तथा सदस्यों के संगठन नियुक्तियों और पद को हटाए जाने से संबंधित प्रावधान से है। तो ये कौन सा हो जाएगा, भाग 14। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है। ये कौन सा भाग है, तो भाग 6 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें क्या जोड़ा गया था, यानी देखिए कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो भारत के सभी लोगों के बीच सदैव सम्मान और भाईचारे की भावना को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। इस सवाल इसका 58 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करता है। तो कौन सा करता है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघीय कार्यकारी का प्रमुख होता है, तो ये कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 143 मतलब 143। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो ये कौन कार्य किए हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जिला कलेक्टरों की नियुक्ति करना, यही राज्य के राज्यपाल का कार्य नहीं है। सॉरी, गला खराब हो गया और खांसी भी हो गई है। तो आइए आप लोग इसको पढ़िए, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हम लोग पढ़ गए हैं। देखिए अब धीरे धीरे हम लोग समापन की ओर चल रहे हैं। अगर आप लोग देखिए एनटीपीसी अगर आप लोग दे रहे हैं एनटीपीसी 2024, तो ये सेशन देख के जाइए, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम टीसीएस कवर करा रही है। टीसीएस मतलब करवाएगी, और टीसीएस मतलब क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर बेस पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, समझ जाइए। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो आप कुछ लोगों से बहुत आगे चले जाएंगे ना। तो आप लोगों को ये पढ़ना, लेटेस्ट पैटर्न बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए 65 नंबर क्या लिखा गया है, परिसीमन आयोग मतलब डिलिमिटेशन कमीशन की नियुक्ति डैश द्वारा होती है और भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन है, डिलिमिटेशन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के संगठन से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, सही बात है। इसका 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी राज्यसभा में आचार समिति का गठन करता है। तो ये कौन करता है, राज्यसभा के सभापति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये कार्यकाल कितना होता है आप लोग बता सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, समझ रहे हैं। तो चलिए समझते रहिए, क्योंकि नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। 69 को आपको क्या करना है, जवाब भी देना है। नहीं जवाब देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर सलूशन हम लोग बता ही सकते हैं। चलिए कौन कितने वर्ष के लिए होता है, देखिए 6 या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा है? तो ये किसका कार्यकाल था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, डैश को जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है। तो ये किसको प्राप्त है? तो जिला न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रित महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 148 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का भंग नहीं होता है, तो कौन सा होता है? तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक होगा? तो अभी जस्ट बताया हूँ, क्या हो जाएगा? आर्टिकल 148 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 148 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किस संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर। देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4A मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा प्रावधान नहीं है? क्या हो जाएगा? अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल नहीं है? तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, करों का भुगतान शामिल नहीं है। बाकी ये जितने भी, जैसे ए हुआ, सी हुआ और क्या हो जाएगा, डी, ये सब शामिल है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, किसी संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर मतलब देखिए 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये कौन होता है? तो महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं? मौलिक कर्तव्य भाग 4A में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 76, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचक नामावली के अधीक्षण, निर्देश एवं निरीक्षण तथा भारत के चुनावों के संचालन के लिए और स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? यानी कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 324, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया, 1978 में संविधान के डैश संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक सरल विधि अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये कौन सा हो जाएगा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? भाग 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सब क्लॉज ए डैश संदर्भित करता है, क्या करता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर इसका 86 का आप लोग लगाएंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? ये किस पे आधारित है? आयरिश संविधान से, यानी आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है? चुनाव आयोग कौन सा है? तो 324 है। देखिए चुनाव आयोग को देखिए क्वेश्चन वाइज पूछा गया है, लेकिन उसकी भाषा शैली बदल कर पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्या लिखा गया है, भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो ये कौन जिम्मेदार होता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पुनः नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक CAG संबंधित है, देख रहे हैं आर्टिकल 148। भारतीय संविधान में कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, भाग 4A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो ये आर्टिकल नंबर 21 करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिसंगठन कार्य में परिसंकटम कार्य में बालकों के नियोजन और प्रतिषेध का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का परिलक्षित होता है। इसमें कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी। 93 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य था। तो ये कौन सा था, तो ये राजस्थान था। संसद के किस सदन में धन विधेयक के मामले में सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त होती है। तो कहाँ पे, तो ये लोकसभा में, यानी 95 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस संशोधन ने शिक्षा के मौलिक अधिकार कब बना दिया था। तो ये क्या हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो ये कहाँ पे पेश किया जाता है, लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पदेन सभापति होता है, कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान किसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये किसके अंतर्गत दिया गया है, 36 से 51, और ये भाग क्या है, 4 का क। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य की सूची का दावा किया गया था। तो किसके किया गया था, 42वां संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो कितना किया जाता है, 12 किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये 12 किए जाते हैं, जस्ट अभी बता दिया हूँ। सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है। तो ये कौन सा जिम्मेदार है, तो भारत का चुनाव आयोग हो जाएगा। नीति आयोग का चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। डैश शासन का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो ये क्या होता है, लोकतंत्र होता है। तो चलिए देखिए, संविधान से टोटल पॉलिटी से मतलब 104 क्वेश्चन पूछा गया था। 104 क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं, और बीच में अगर कुछ भी बोलने में दिक्कत हुआ है तो समझ जाइए गले में थोड़ा प्रॉब्लम भी है, खांसी आ रही है, तो इसीलिए आवाज़ थोड़ा फंस जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझेंगे। बाकी आप लोग धीरे धीरे, मैं जितने भी चैप्टर हैं उसके बाद से स्टैटिक जीके बचा है, करंट अफेयर बचा है, तो मैं धीरे धीरे सब करवा दूंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो को देखिए 2 से 3 बार आपको क्या करना है, सरसरी निगाहों से देख लेना है, और इसकी PDF को आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार रीड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को रटने से अच्छा है कि आप लोग 2 बार देख लीजिए वीडियो को, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन दिया रहेगा, वहाँ पे जाएंगे ऑप्शन हिट कर देगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार। लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष के तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनः व्याख्या की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुमताज़ अली, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डैश ने महमूद गवा को व्यापारियों के प्रमुख मालिक उत तुजार की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब हिमायू शाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकी वंश निम्न शासकों के कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुबारक शाह, उसके बाद से इब्राहिम शाह, उसके बाद से महमूद शाह, उसके बाद से हुसैन शाह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है, कोच्चि में सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1530 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर भली भांति ताम्र पाषाण स्थल के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कायथा क्या हो जाएगा, कायथा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा किसने दी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुनर्वसु आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी बंगाल में समाज सुधारक डैश के मतुआ संप्रदाय ने चंडाल कृषकों के बीच कार्य किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब हरिदास ठाकुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है, निम्नलिखित शासकों को उनकी उपाधियों के साथ सही मिलान कीजिए। तो देखिए क्या लिखा गया है, तारिक ए सिंध। तारिक ए सिंध इसका क्या हो जाएगा? देखिए ए का यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ए का 3 यानी मिर्जा मासूम। उसके बाद से तारिक ए कश्मीर यानी बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का आपका 4 हो जाएगा, यानी ये वाला देखिए बी का, ये वाला बी का हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा। उसके बाद से देखिए तबकात ए अकबरी, इसका क्या हो जाएगा आपका? ये तीसरा का ये पहला हो जाएगा, निजामुद्दीन बख्शी। उसके बाद से तारिक ए अकबरी, चौथा का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, आरिफ कंधारी। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है, उड़ीसा के जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान डैश के विरुद्ध युद्ध में वारंगल के राय रुद्रदेव की सहायता की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से हिरण की 3 प्रजातियां बारहसिंगा, गजेल और चित्तल के अवशेष मिले थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोडेकल। अगला क्वेश्चन है, 1567 में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसने चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आसफ खान हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्रीय का सिद्धांत प्रतिपादन किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा गया है। देखिए लिखा गया है, मुगल वंश निम्नलिखित शासकों के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, यानी मुगल वंश को शासकों को व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी फिरोज शाह, उसके बाद से बहराम शाह, अलाउद्दीन, उसके बाद से नसूरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1878, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेज ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1651, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, हुमायूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है, कुलोतुंगा प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? तो इसका क्या हो जाएगा? चोल का राजा था, चोल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, जूम कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए लिखा गया है, एक भारतीय महिला समाज सुधारक डैश को 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरला बाला देवी चौधरानी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महान हस्तियों में से किसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1866 में भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? यानी ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वहावई आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद वरेवली। अगला क्वेश्चन है, जूम कर दूं आप लोग अच्छे से देखिए। लिखा गया है, अंतिम पल्लव शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आप लोग बता सकते हैं क्या हो जाएगा? अपराजित वर्मन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस अवधि के बीच शासन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में ताम्रपाषाण काल की काया कथा
संस्कृति भारत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो ये आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है बनिहट्टी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो बनहट्टी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था भैया 1565 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया और प्रचार किया वेदांत सभी धर्म है और केवल हिंदुओं का नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, हाँ आप लोग अच्छे से देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या लिखा गया है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको, कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से 1 सेकेंड रुके रहिए। देखिए क्या लिखा गया है, राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भक्ति, उसके बाद से विषय, उसके बाद से राष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित शैलेंद्र साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? जो शैलेंद्र साम्राज्य का हिस्सा नहीं था तो क्या हो जाएगा इसमें? श्रीलंका इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी राजधानी बनारस में थी? बताइए किसकी राजधानी बनारस में थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब गढ़वाल राजवंश का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक नौपाषाण स्थल निर्भरी डैश राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में। ये कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया है? हाँ अब सही है, चलिए लिखिए। देखिए क्या लिखा गया है, जहांगीर की माता एक कछवाहा राजकुमारी थी जो डैश के राजपूत के शासक की पुत्री थी। तो ये किसकी पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबेर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा गया है मुस्लिम चरमपंथी के प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है पाल शासक मुख्यतः किस धर्म संप्रदाय के महान संरक्षक थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका मिलान करना है, तो देखिए नाथू मुनि का संबंध क्या हो जाएगा? नाथू मुनि किससे संबंधित है? तो ये आपका ये 2 से, यानी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। शंकराचार्य का क्या हो जाएगा? अद्वैत हो जाएगा। और देखिए ये एनटीपीसी में भी पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए रामानुज का क्या हो जाएगा? तो ये विशिष्ट द्वैत से। और ये निर्मार्क, इसका क्या हो जाएगा? ये पहला हो जाएगा सनक संप्रदाय के, निम्बार्क हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर दूं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। देखिए क्या लिखा गया है, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1906 में इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है नौपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्वसूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्यामिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य और डैश के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्रानी साम्राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उल गुलान आंदोलन से संबंधित थे? मतलब कौन सा हो जाएगा? तो बिरसा मुंडा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूम कर देता हूं, आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन उल गुलान आंदोलन से संबंधित थे? तो ये क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 14वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना हुए, निम्नलिखित में से इसका भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है? तो ये दौलताबाद इसका भाग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शंभ अल दीन इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता अब कोलकाता में स्थापित बेथ्यून
स्कूल के प्रथम सचिव थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं? 42 नंबर पे। देखिए लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता, ये तो हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डैश के द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के लिए युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड वेल्स्की द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संबंध नहीं था? इसमें से कौन जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित नहीं थे? तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है? देखिए लिखा गया है खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ओटोमन साम्राज्य का विघटन के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समाज सुधारक में किसने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेव गोविंद रनाडे। अगला क्वेश्चन है मानवता की सेवा की मोक्ष का साधन है। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे डैश से जुड़े थे? तो ये किससे जुड़े थे? यानी रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे। सॉरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्या हो जाएगा? देखिए उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, तो ये वाला तो सत्य है। वह लाहौर का गवर्नर था, ये तो गलत हो जाएगा। अब एक गलत हो गया, तो देखिए जहाँ पे दो है वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, और इसको भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे, इसको भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे, और एक ही ऑप्शन बचा है, यहाँ पे कीवर्ड आप लोग पकड़ के आंसर लगा सकते थे। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई थी। तो कौन बनाए थे ये? अरविंदनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, पाल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पाल वंश में सबसे पहले धर्मपाल, उसके बाद से देवपाल, उसके बाद से महिपाल, उसके बाद से नयपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, अरब विद्वान सुलेमान ने अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार राजा बहु प्रशंसा की थी? सॉरी, बहु नहीं, गुर्जर प्रतिहार राजा बहुत प्रशंसा की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिहिर भोज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या हो गया है। देखिए क्या लिखा गया है, विजयनगर प्रशासक की अमर नायक प्रणाली के तहत नायकों की क्या भूमिका होती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेना कमांडर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश निम्नलिखित में से किस राजा के लिच्छवी कुमारी देवी का विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने त्रिपक्षी संघर्ष में कन्नौज विजय के बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन नंबर बी नागभट्ट, यानी इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए लिखा गया है, दंती दुर्ग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मान्यखेट द्वारा, मान्यखेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा ने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हराया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी चोल वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, 1309 में काकतीय साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिका काफूर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया। कौन शुरू किया था दीवान-ए-कोही नाम से? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो कौन संबंधित नहीं था? देखिए ये राम प्रसाद बिस्मिल भी संबंधित थे, असफखा उल्ला खान भी ये संबंधित थे, और सचिंद्र
नाथ बख्शी भी संबंधित थे ना। ये सुभाष चंद्र बोस जो थे ये नहीं संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच भूमि थी, नियंत्रण को लेकर विजयनगर और डैश के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये किसके बीच था? बहमनी, विजयनगर और बहमनी के बीच था, जो लगातार संघर्ष में चलता रहता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक था, क्या कौन सा था? जो अरबी के शुद्ध सिक्के जारी किया था ये इल्तुतमिश था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इसको देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं, 2 बार हो गया है। लिखा गया है, देखिए, अंगकोरवाट मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, 12वीं शताब्दी में कंबोडिया के राजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? तो ये कहाँ पे किया गया था? बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से ऐतिहासिक स्मारक की सबसे निकट है, यानी कहाँ पे? कुतुब मीनार के ये पास में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा गया है, दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का प्रतीक है, जिसकी राजधानी दिल्ली थी, यह किस समुदाय का था? ऑप्शन नंबर सी, यानी ये तुर्की समुदाय का था। अगला क्वेश्चन है, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आत्मा सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश और उनके भाइयों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया गया था, किसके समय लाया गया था? तो इल्तुतमिश के समय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश और उनके भाइयों द्वारा की गई थी। तो ये तो अभी पढ़ चुके हैं, विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, देखिए कभी कभी 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए होंगे, और इतने क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, टॉपिक वाइज करवाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा काल पूरा पाषाण काल के बाद का है? कौन सा है भैया? तो ये मध्य पाषाण काल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित राजाओं में कौन अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी बना था? कौन बना था ये? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो कौन धारण किया था ये? कृष्णदेवराय, यानी ऑप्शन नंबर ए। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो 1873 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1873 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूरी वंश के संस्थापक और शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरीद खान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह नीति अपनाई थी? तो कौन अपनाया था? गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी? तो कौन किया था खिलजी वंश की स्थापना? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गई थी? तो ये कहाँ पे हुआ था? सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये कौन किए थे? ज्योतिराव फूले ने किए थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रजिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। अब ज़्यादा क्वेश्चन है, हम लोग समाप्ति की ओर आगे बढ़ गए हैं। देखिए क्या लिखा गया है, अमेरिका में निम्नलिखित में से किसने भारत
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने के लिए गदर पार्टी की स्थापना किया था? तो कौन किया था? लाल हरदयाल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता महात्मा गांधी और डैश थे? कौन किए थे पूना पर? BR अम्बेडकर किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग या घटना के विरोध में मानद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फाइव और रानी मैरी भारत आए थे तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता यानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की थी? तो ये कब हुआ था? 1911 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित धार्मिक और सामाजिक देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, निम्नलिखित धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में किसने 1929 में सती प्रथा उन्मूलन का योगदान दिया था? कौन दिया था? तो ये राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1911 ईस्वी में लड़ी गई थी? तो ये कौन सी लड़ी गई थी? तराइन का प्रथम युद्ध 1911 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये कब किया गया था? प्रथम गोल मेज सम्मेलन ये 1930 में। और सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला कब हुआ था? 1931 में। और थर्ड वाला कब हुआ था? ये 32 में हुआ था, 1932 में। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित राष्ट्र नेताओं में किसने की थी? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए टोटल 92 क्वेश्चन पूछा गया था और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल का शौकीन था? तो क्या हो जाएगा? पोलो। लिखा गया है, भारत की निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने तिब्बती पठार पर ऊपरी याऊ परिसंचरण और यावमंडली स्थितियों के बीच संबंध स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी कोटवेश्वरम यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से काट तथा दहन कृषि का कौन सा नाम भारत से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? कोरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत में महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है? 22%, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम कर दूं, देखिए क्या लिखा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमन एवं दीव का। अगला क्वेश्चन है, मेघना की मुख्य धारा बराक नदी किस राज्य से निकलती है? तो किस राज्य से ये निकलती है? मणिपुर, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पवन शीत ऋतु के दौरान भारत की जलवायु नियंत्रण करती है? तो ये कौन सी पवन करती है? उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है, हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाईवे को भारत को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उद्योग से जोड़ती है? ये किस क्षेत्र के उद्योग से जोड़ती है? पश्चिमी और उत्तरी को, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चितदार हिरण पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ये पर्वतीय वन में, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई थी? तो कितने राज्य थे? एक राज्य था, मतलब सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? दमन एवं दीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में
व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो कौन सा पेड़ पाया जाता है? आबनूस पेड़ पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में होगा। ये किस क्षेत्र में हो जाएगा? तो ये दक्षिण भारत में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए जूम कर दूं, आप लोग अच्छे से देखिए। लिखा गया है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किसका हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। भारत के कृषि के संदर्भ में बरानी क्या है? बरानी क्या होता है? एक वर्षा आधारित कृषि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या लिखा गया है, बांधों और उनसे संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए पोंग कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में, ये वाला तो सही है। करजन गुजरात में है, ये भी सही है। कोयना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इंदिरा सागर कहाँ पे है? राजस्थान में न है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में 1951 से 2011 तक बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं में क्या हुआ है? कमी आई है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाने वाली एक सामान्य वनस्पति प्रजाति है? तो कौन सा हो जाएगा? महोगनी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पेड़ मुख्य रूप से लंबी जड़ों और गूदेदार तनों के साथ फैले हुए हैं? तो कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक अधिक है? दशकीय वृद्धि पूछा गया है, तो किसका हो जाएगा? दादर नगर हवेली का। अगला क्वेश्चन है, जनगणना के अनुसार परिवार शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? अब बताइए परिवार शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला है ऑप्शन, देखिए क्या लिखा गया है, व्यक्तियों का एक समूह जो एक ही रसोई में भोजन बनाते हैं तथा साथ भोजन करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए BL 832, PW 502, आदित्य HD 2781 किस भारतीय फसल की किस्में हैं? किसका हो जाएगा? ये गेहूं का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए, मिलान करना है, बस आप लोगों को क्या करना है? मिलाना है। देखिए लिखा गया है सूची 1 राज्य सूची है, ये लिंगा अनुपात है। देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का अगर आप लोग इसके मिलाएंगे तो ये 912, यानी डी से मिल जाएगा, तो डी से मिल जाएगा। बिहार का कितना हो जाएगा? बिहार का कितना हो जाएगा? तो ये बिहार का 918 हो जाएगा, ये तो सेम दिया गया है। उसके बाद से देखिए मध्य प्रदेश का कितना हो जाएगा? मध्य प्रदेश का अगर आप लोग निकालेंगे तो ये 931 हो जाएगा, इस पे चला जाएगा। और महाराष्ट्र का कितना आ जाएगा? 929, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तूफान चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी हवा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तराखंड में नहीं है? तो कौन सा बांध जो है उत्तराखंड में नहीं है? तो नागी जो बांध है ये उत्तराखंड में नहीं है, बाकी ये रामगंगा बांध, टिहरी बांध और लखवार बांध ये सब उत्तराखंड में दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, उम्मीद कर रहा हूँ कि दिखाई दे रहा होगा। देखिए लिखा गया है निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या हो जाएगा? देखिए डिब्रू, मतलब पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सेम जैसे जैसे दिया है सेम टू सेम वही हो जाएगा, डिब्रू, सैकोवा, मानस और नोकरेक। यानी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है 27 नंबर, क्या लिखा गया है? सूची 1 लिखा गया है भौगोलिक क्षेत्र, और सूची 2 से हमें क्या करना है? मिलान करना है। देखिए राजस्थान का क्या हो जाएगा? राजस्थान को अगर आप लोग मिलाना चाहेंगे तो ये किससे मिलेगा? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसको लगा सकते थे। तो राजस्थान किससे मिले जाएगा? जहाँ पे देखिए घरों की दीवारें मोटी और छतें सपाट होती है। और यही तराई क्षेत्र में क्या हो जाएगा? तो तराई क्षेत्र में आपका पहले से ये मिल जाएगा, घरों की छतें ढलान होती है। असम क्षेत्र में क्या हो जाएगा? असम का ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। उसी प्रकार चौथे से आप लोग मिला सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, शेरछिप जिसे जनगणना 2011 की सबसे अधिक साक्षरता दर्ज निम्नलिखित में से किस राज्य का एक जिला है? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता दर्ज राज्य करने वाला है, ये सबसे साक्षरता दर अधिक राज्य वाला है। तो ये कहाँ पे, किस जिले में है, सॉरी कौन से स्टेट में है? तो ये आपका मिर्जोरम में पड़ेगा। कहाँ पे? मिर्जोरम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सवाल CGL में भी पूछा गया था। आइए क्वेश्चन को जूम कर दूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। आप लोग देखिए
किस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती हैं? तो कौन सी ऋतु में? तो वर्षा ऋतु में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता है? तो क्या हो जाएगा? एक प्लेट दूसरे की ओर आती है, यानी पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय कैलेंडर के अनुसार ऋतु और महीने गलत हैं? कौन सा गलत हो जाएगा? देखिए बसंत जो है चैत बैसाख ये वाला तो सही है, शरद अश्विन और कार्तिक ये भी सही है, वर्षा श्रवण और भादो ये भी सही है, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये गलत मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर्ज हुई थी? तो किस में साक्षरता दर सबसे कम हुई थी? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में आबनुस, महोगनी और शीशम जैसी प्रजातियां मिली हैं? ये किस में मिली हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये काबिनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं होती है? तो कितनी होती हैं? ये 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो कौन सी ऋतु देखी जाती है? पोस्ट मानसून, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन के पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर दक्षिण के निगरिस तक फैला है, ये वाला तो मतलब सही है, ये गलत नहीं है, बाकी सब सही है। इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग ए लगा सकते थे, बाकी आप लोग देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो इसमें अगर देखिए पूर्वोत्तर व्यापारिक पवने का क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी अगर आप लोग पहले से मिलाएंगे तो ये चौथा। शीत ऋतु में भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं, जो पूर्वोत्तर व्यापारिक जो पवने होती हैं ये शीत ऋतु में भूमि से समुद्र की ओर चलती है। उसी प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून पवने, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका तीसरा वाला हो जाएगा। हिंद महासागर से नमी भरी हवाएं चलती है। उसी प्रकार शीतकालीन चक्रवाती विक्षोभ क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसको मिला सकते हैं, इसका दूसरा हो जाएगा। उत्तरी मैदान इलाकों में शीतकालीन वर्षा होती है। और लू कहाँ पे चला जाएगा? ये पहले वाले में चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अद्वितीय चिल्ला एक कला शीत ऋतु का अनुभव होता है? तो कहाँ पे होता है? कश्मीर में, यानी सी वाले में। एल नीनो एक संकीर्ण गर्म जलधारा है जो कभी डैश से डैश के तट पर उत्पन्न होती है। कहाँ पे उत्पन्न होती है? पेरू में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा विवरण का सामान्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? यह पूरब से पश्चिम की ओर घट जाती है। यह पूरब से पश्चिम की ओर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आधारभूत सड़क आंकड़ों 2017-18 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल सतह सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? कहाँ पे हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है और उसमें वनस्पतियों और जीवों के आधार पर बहुत विविधता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, थोड़ा सा जूम कर दूं जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? केरल नहीं जुड़ा है। बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये सब जुड़े हैं, बस केरल नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से तटीय और आंतरिक क्षेत्रों के बीच तापमान के अंतर में योगदान देता है? क्या हो जाएगा? समुद्र से दूरी, महाद्वीपीय, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूरब से पश्चिम तक सही क्रम है। पूरब से पश्चिम तक सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए सुंदरबन दिया गया है, पंचमढ़ी दिया गया है,
अचानक कमार दिया गया है, अचानक मार और अमरकंटक। और चौथा क्या है, सिमलीपाल। इसको हमसे क्या करना है, पूरब से पश्चिम की ओर इसका सही क्रम करना है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सुंदरबन पहला आ जाएगा। उसके बाद से आप अगर आप लोग लिखेंगे तो सिमली पाल आ जाएगा पहला, चौथा, फिर तीसरा और ये दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला इस सवाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कोई किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है? तो किसमें नहीं है ये? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से मुख्य किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों तक सीमित है? तो कहाँ पे ये सीमित है? इसका राइट आंसर सूक्ष्म भूमि कृषि क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, सूची 1 और सूची का मिलान करना है। देखिए पहलगाम का क्या हो जाएगा? पहलगाम देखिए गर्मी में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो ए का अगर आप लोग लगाएंगे तो तीसरा हो जाएगा। उसी प्रकार बी देखिए लिखा गया है द्रास का क्या हो जाएगा? द्रास का अगर आप लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका आपका दूसरा वाला हो जाएगा। तापमान -45 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। उसके बाद से थार रेगिस्तान का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा गर्मियों में 50 डिग्री तक, रात में 15 डिग्री तक। मतलब अगर आप लोग सी का लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये पहला, और ये डी का लगाएंगे तो ये चौथा वाला आ जाएगा। तो बस सिंपल सा है, मिलान करना है इसमें, और इसका ऑप्शन ये सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है भारत में राज्य राजमार्ग मुख्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ते हैं? तो ये किसे जोड़ते हैं? देखिए भिन्न जिला और मुख्यालयों से राज्यों की राजधानी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा गला खराब है इसीलिए आवाज़ फंस जा रही है, कोई बात नहीं है। देखिए आप लोगों को इसको रटना नहीं है, 2 बार से 1 बार रिवीजन मार लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा तो आप लोग देख सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली निम्नलिखित में से किस मुख्य उपबेसिन से बनी है? ये किससे बनी होती है? भागीरथी और अलकनंदा से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुषों के बीच साक्षरता दर सर्वाधिक अधिक है? तो कहाँ पे हो जाएगा? ये लक्षद्वीप में हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना भूभाग्य है? तो कौन सा सबसे पुराना है? प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा इसमें। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस उत्तर पूर्वी राज्य में अधिकतम साक्षरता दर दर्ज हुई है? तो कहाँ पे दर्ज किया गया है? मिजोरम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, दिए गए विकल्पों में से बायोस्फीयर रिजर्व उससे संबंधित राज्य गलत की पहचान करें। तो इसमें क्या हो जाएगा? नोकरेम मिजोरम, यही वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरहिंद नहर से लाभान्वित हुआ है? तो कौन सा हुआ है? ये पंजाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो किसका है? मिजोरम का। देख रहे हैं, मतलब आप लोग समझिए, आपके लिए जनगणना 2011 अगर आने वाले दिनों में अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम है तो ये 2011 की जनगणना को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि बार बार आप लोग देख रहे होंगे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? तो ये नंदा देवी का। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में विशिष्ट विशेषता है, क्या होता है? पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारत में फसल मौसम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए क्या लिखा गया है तो आप लोग इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी जायद एक लघु ग्रीष्मकालीन फसल मौसम है जिसमें संचित भूमि पर तरबूजा, खीरे, सब्जियां और चारों फसलों की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए गला थोड़ा सा बैठ गया है बार बार, इसीलिए आवाज़ फंस जा रही है ना। दवा खाने के बाद भी नहीं सही हो रहा है, कोई दवा है तो बताइए आप लोग, देसी जुगाड़। बाकी पानी पी लेता हूँ। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा हो जाएगा? ये नाथुला हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो भारत के वन्य जीव के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है, किस वर्ष
अधिनियमित किया गया था। ये कब किया गया था? तो 1972 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जनगणना से पुनः क्वेश्चन आ गया। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो कहाँ पे हो जाएगा? लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न के साथ साथ चारे की भी फसल है जो अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अतिरिक्त संपूर्ण भारत में बोई जाती है? तो क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती है और बारहमासी नहीं होती है? तो कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पुनः जनगणना से क्वेश्चन आ गया। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम साक्षरता दर्ज की गई थी? तो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का निर्माण किस नदी तंत्र पर हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र, यानी हल्दिया से इलाहाबाद वाले पे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? केरल के मलबार तट के करीब स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली सबसे व्यापक और क्षणिक है जिसका स्रोत पुष्कर के पास जो दो धाराओं में विभाजित है, जिन्हें सरस्वती और साबरमती के नाम से जाना जाता है? तो ये लूनी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। भारत की सर्वकालीन न्यूनतम जनसंख्या के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष महान विभाजन वर्ष आया गया था? तो ये 1921 में। भारत में रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के सही समूह का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? चना और सरसों, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है। मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से कम होती है। कथन के आधार पर भारत में वार्षिक वर्षा का पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी वाला। क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के साथ अत्यधिक परिवर्तनशील हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? तो कौन सा था? ये बिहार था। भारत के खरीफ का मौसम निम्नलिखित में से किस फसल की खेती से जुड़ा है? तो ये चावल की खेती से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में न गिरकर खाड़ी झीलों या रेत में गिरने वाली जानी जाती है? तो लूनी नदी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अपने स्थान पर सही ढंग से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा नहीं जुड़ा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है तेलंगाना में है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 1179 नंबर। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? तो ये क्या हो जाएगा? 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है? सतलुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। देखिए थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जबकि रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कथन के आधार पर थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान परिवर्तन देखा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, दिन और रात के बीच अत्यधिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है? कौन सा आ जाएगा? तो भैया राजस्थान आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं के बीच साक्षरता दर अधिक है? तो कहाँ पे हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन देख रहे हैं कैसे शब्द को फेर बदल करके पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा मेघना में, गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना। अगला क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं सबसे अधिक हैं? तो कहाँ पे है? तो ये केरल में। कितना है? तो भैया 1084 है, याद कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 भारतीय राज्यों में किस राज्य की साक्षरता दर अन्य 3 राज्यों की तुलना में अधिक है? तो ये किसका हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा के पूछा गया है। आइए एक और है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ये कौन सा है? ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, समझ जाइए। क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से केरल में उच्च साक्षरता दर प्राथमिक का कारण क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? प्रभावी साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर दिया गया था। दिखेगा, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रम बाजार में मजदूरी और कीमत लोचशीलता स्तर के लिए किन्स के उपागमन को निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजदूरी और कीमत स्थिर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले का ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। कुशल बाजार परिकल्पना EMH पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल CAPM का आधार है।
और ईएमएच की वैधता का परीक्षण करने के लिए कोई जांच कर सकता है यदि ऐतिहासिक डेटा सीएपीएम का खंडन करता है या नहीं। यदि ऐतिहासिक डेटा सीएपीएम का खंडन करता है तो कुल बाजार परिकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होगा। तो इसका अर्थ कौन सा हो जाएगा, तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। क्या बोला गया है, इसका अर्थ यह होगा कि बाजार अकुशल है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारत की कर सुधार समिति टीआरसी 1991 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या लिखा गया है, देखिए समिति ने कारपोरेट टैक्स को चरणबद्ध तरीके से घटाकर 10% करने और कारपोरेट टैक्स पर सरचार्ज जारी रखने का सुझाव दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग फलन का सूत्र है। उपभोग फलन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखिए सी बराबर हो जाएगा सी पे बार माइनस सी वाई डी, मतलब ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या लिखा गया है, देखिए प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी आई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए गरीबी का आकलन करने के लिए हेड काउंट रेशियो का उपयोग किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना 1996 में की गई थी, 1996 में। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने समान संदर्भ अवधि के विरुद्ध मिश्रित संदर्भ अवधि के उपयोग की सिफारिश की थी। तो कौन समिति थी, तो ये तेंदुलकर निर्यात समूह हो जाएगा ना, तेंदुलकर निर्यात समूह, मतलब 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 8 तो हम लोग पढ़ दिए, 8वां हम लोगों को 9वां पढ़ना है। देखिए क्या लिखा गया है, 1 सेकेंड थोड़ा सा इधर मैं करूं अच्छे से आप लोगों को दिखे। देखिए लिखा गया है, यक्स के लिए y का सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS कब प्रासंगिक होता है। तो ये कब होता है, तो आप लोग देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 9वां का क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग बी को पढ़ते हैं। जब उपभोक्ता y के अतिरिक्त इकाई के लिए यक्स को छोड़ने को तैयार हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय रक्षात्मक व्ययों को समग्र स्तर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो मध्यवर्ती खपत से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थे। तो कितने परसेंट व्यक्ति भारत में द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थे, तो 11 का आपका 15.8% हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश संसाधनों का उचित वितरण जिसमें प्रत्येक भारतीय को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए और धन के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आपका हिस्सेदारी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, भारत में कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र एसी और एबीसी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा इसमें कथन गलत हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, एसी एवं एबीसी योजना अप्रैल 2008 में कार्यान्वयनाधीन थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंकों का द्वितीयक कार्य है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एजेंसी के कार्य करना, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी औसत बचत प्रवृत्ति है। तो औसत बचत प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, देखिए 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या लिखा गया है, यह प्रति आय इकाई बचत है। औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, यह प्रति आय इकाई बचत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के बारे में सही नहीं है। तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो देखिए यह समस्याओं को कम करने के लिए सतत विकास लाभों को बढ़ाने में मदद करता है। ये समस्याओं को कम करने के लिए सतत विकास लाभों को बढ़ाने में मदद करता है, मतलब इसका 16 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है 16 नंबर, हम लोग 17 नंबर पढ़ेंगे। आइए 17 नंबर देखते हैं। देखिए राजकोषीय समेकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राजकोषीय समेकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरकारी ऋण कम करना। क्या हो जाएगा? सरकारी ऋण कम करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अधिशेष का सही कार्य है? विपरीत अधिशेष का सही कार्य क्या हो जाएगा? देखिए विपरीत अधिशेष बराबर किसान द्वारा उत्पादित कुल कृषि उत्पादन माइनस कृषि उत्पादन की स्वयं की खपत हो जाएगा। मतलब 18 का आपका क्या हो जाएगा भैया? तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से नाबार्ड की सहायता कंपनी, व्यक्ति और अन्य कानून संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। तो ये कौन सी कंपनी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, नवसम रुधि। नवसम रुधि आप लोग देख सकते हैं, ये वाला 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के व्यापक उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो ये नीति आयोग के उद्देश्य में से एक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया आदि पहलों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा गया है विश्व बैंक के प्रेक्षण के अनुसार डैश और डैश में कृषि गहनता के कारण ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि और खाद्य मूल्यों में गिरावट ने भारत में ग्रामीण गरीबों को कम करने में सहायता की है। ये कब किया है? तो ये 1970 के दशक से 1980 दशक तक। मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 1 मिनट, हाँ अब देखिए लिखा गया है निजीकरण का विस्तार करने के लिए भारत की 1991 की नई आर्थिक नीति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया गया है? निजीकरण के विस्तार करने के लिए भारत में 1991 की आर्थिक नीति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया गया है? इसमें क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देखिए लिखा गया है सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या बढ़ाना हो जाएगा। नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण के लिए आरक्षित उद्योग की सूची को छोटा करना। मतलब आप लोग 22 का आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या दिया है? सी दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है विनिवेश क्या है? विनिवेश क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए विनिवेश। देखिए क्या लिखा गया है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जन सामान्य को इकट्ठी की बिक्री के माध्यम से उसका निजीकरण करना और विनिवेश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा गया है वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? देश की अब तक सेवा न पाने वाली बड़ी आबादी को उचित लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, उस आर्थिक आधिकारिक संरचना को पहचानिए जो भारत और विश्व स्तर दोनों पर स्टॉक ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के निवेश और जमा वित्तीय पोषक पहल और ऋण प्रेषण जैसी वित्त गतिविधियों का समर्थन करती है। तो ये क्या हो जाएगा? बैंकिंग संस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की परिभाषा है? वैश्वीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो देखिए क्या हो जाएगा? तो वैश्वीकरण भिन्न भिन्न नीतियों का परिमाण है जिसका उद्देश्य विश्व को अधिक अंतर्निर्भरता या एकीकरण को परिवर्तित करता है। यानी 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में डैश शामिल है, बैंक में क्या शामिल हो जाएगा? तो IBRD, मतलब सी वाला IBRD शामिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है देखिए क्या लिखा गया है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोग को निम्नलिखित में से किस तरीके से व्यक्त किया जाता है? तो किसमें व्यक्त किया जाता है? संख्याओं में। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक पद्धति में विशेष रूप से मुद्रवत रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो वित्तीय लिखित जो विनिमय के मध्य नहीं है बल्कि स्थान पत्र है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा गया है कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मार्केट सरप्लस कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी योजना अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो ये कौन सी योजना है? तो ये व्यापक योजना है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, प्रशुल्क और व्यापार संबंधित सामान्य करार के उत्तराधिकारी संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये कब किया गया था? तो 1995 में किया गया था, मतलब 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म वित्त संस्था भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त समावेशन में किस प्रकार योगदान करते हैं? तो ये किस प्रकार योगदान करते हैं? तो पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों का, मतलब 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सूक्ष्म वित्त संस्था के सामने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण चुनौती है? तो कौन सी महत्वपूर्ण चुनौती है? इसमें देखिए परिचालक लचीलेपन को प्रभावित करने वाले विनियामक परिवर्तन, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, हेड काउंट रेशियो की सही परिभाषा क्या है? हेड काउंट रेशियो की सही परिभाषा क्या है? तो क्या हो जाएगा? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात। अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी आकलन समिति नहीं है? तो ये कौन सी हो जाएगी? इसमें कोठारी कमेटी, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारत में चरम निर्धनता का अनुपात लगाने के लिए किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रोजगार विहीन वृद्धि का सही परिभाषा है? तो ये कौन सा परिभाषा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए यह एक आर्थिक घटना है जिसमें कोई अर्थव्यवस्था अपने रोजगार के स्तर को बनाए रखते हुए या घटाते हुए विकास करती है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में हरी क्रांति का दूसरा चरण माना जाता है? किस अवधि को माना जाता है? तो 1970 से 1980 के मध्य जो हरी क्रांति हुई थी उसमें दूसरा चरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, ग्रामीण विकास के संदर्भ में भारत में पारंपरिक ग्रामीण ऋण प्रणालियों, मतलब सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, देखिए अनौपचारिक स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण किसानों को शोषणकारी ब्याज दरें और कर्ज जाल का सामना करना पड़ता है, मतलब 41 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन की शक्तियों या साधनों का विशेष सार्वजनिक स्वामित्व होता है? तो किसमें होता है? ये समाजवाद में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे का वित्तीय पोषण कैसे करती है? तो ये कैसे करती है? तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों का उधार लेकर करती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस ऑफ चेंज विच कैन नॉट मेजर। तो इसमें क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि हिस्सेदारी के लिए डैश की आवश्यकता है जो मुख्य रूप से भूमि जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो कौन सा हो जाएगा? भूमि सुधार, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, भारत के हवाई परिवहन के संदर्भ में एरा का पूर्ण रूप क्या है? तो एरा मतलब क्या हो जाएगा? देखिए एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये कब किया गया था? तो ये 1975 में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के लिए भारत सरकार प्रमुख तर्कधार क्या है? तो क्या हो जाएगा? किसानों से खरीदे गए कृषि उत्पादकों की कीमतों का निर्धारण करना, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देना बैंक का विलय किस सार्वजनिक बैंक में हुआ था? तो किस बैंक में हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की विशेषता क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो रोजगार में मुख्य रूप से स्वरोजगार या लघु अपंजीकृत व्यवसाय शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डैश देखिए 51 नंबर है, डैश किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य
जो विदेश से प्राप्त आय के अतिरिक्त होता है उसे क्या बोलते हैं? तो ये सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय समायोजन के लिए रुपए को किया गया था, क्या किया गया था? अवमूलित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर में क्या सही हो जाएगा? तो बस आप लोगों को पढ़ना है और जवाब अच्छे से देना है। देखिए लिखा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का उपयोग कैसे करती है? तो रेपो दर का उपयोग कैसे करेगी? तो देखिए, रेपो दर में वृद्धि करके और बैंक के लिए उधार देने या अधिक महंगा बनाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कमी करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 54 नंबर क्या बोला गया है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर का उपयोग किस प्रकार करती है? तो किस प्रकार करती है? बैंकों के लिए उधारी अधिक महंगा बनाने के लिए रेपो दर में वृद्धि करती है। बैंकों के लिए उधारी अधिक महंगा बनाने के लिए रेपो दर में क्या करेगी? वृद्धि कर देगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब बताइए, गलत छांटना है। तो देखिए ये वाला कथन गलत हो जाएगा। हरी क्रांति का पहला चरण 1950 के दशक के मध्य शुरू हुआ था, तो ये गलत है। बाकी ये तीनों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना करना पड़ा था? तो किस समस्या का सामना करना पड़ा था? निर्धनता का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक लघु वस्तु की उपयोगिता है? तो कौन सा हो जाएगा? यह किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है? तो कौन सी आवश्यक हो जाएगी? देखिए, पर्यावरण स्थिरता को आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करना, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है, कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? कौन भैया मुद्रा का कार्य नहीं है? गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा मुख्य माप है? तो ये कौन सा मुख्य माप हो जाएगा? जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद। देखिए कभी कभी जीडीपी का फुल नेम पूछ लेता है, तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर। अब धीरे धीरे हम लोग खत्म कर देंगे। देखिए, निजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है? निजीकरण की प्रक्रिया में कौन सा विकल्प शामिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरंभिक सार्वजनिक निर्गम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे, तो कौन से? ये थे पीवी नरसिंह राव थे। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण अवसंरचना विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो क्या हो जाएगा? देखिए, बेहतरीन सिंचाई भंडार और परिवहन सुविधा के माध्यम से कृषि उत्पाद में वृद्धि करना, यानी 63 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है? निजीकरण का घटक नहीं है, क्या हो जाएगा इसमें? तो आपका हो जाएगा इसका सार्वजनिक प्रबंधन। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक प्रबंधन हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है? भारत में प्रौद्योगिकी उन्नति ने रोजगार प्रवाह को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो आइए इसके ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और चलिए इसके ऑप्शन हम लोग इधर से देखते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िए, यहाँ से दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा गया है? भारत में प्रौद्योगिकी उन्नति ने रोजगार प्रवाह को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो ये कैसे प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सी वाला हो जाएगा। इसने विशेष रूप से आईटी और सेवाओं क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं, और साथ ही पारंपरिक नौकरी को भी विस्थापित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है? कौन सा एक विदेशी बैंक है? तो क्या हो जाएगा? बीएनपी परिभाष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण के विरुद्ध हो जाएगा? इसका वैश्वीकरण आर्थिक विषमताओं को बढ़ाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा कथन हो जाएगा? तो यह विकासशील देशों के लोगों के कल्याण के लिए संकट पैदा करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है? स्वयं सहायता समूह पहल जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण में लैंगिक समानता में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो ये किस प्रकार देते हैं? वित्त नेतृत्व की भूमिका और निर्णय लेने में महिलाओं की पहुंच बढ़ाकर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संधारणीय कृषि पद्धतियाँ ग्रामीण विकास में संबंधित प्रकार योगदान देती है। किस प्रकार ये योगदान देती है? तो क्या देती है? देखिए, मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाकर, जिससे दीर्घकालीन कृषि उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तकनीकी
निम्नलिखित में से किसे तकनीकी कृषि सुधार नहीं माना जाता है? मतलब ऐसे इसको लिखना चाहिए कि इनमें से किसे तकनीकी सुधार नहीं माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? बिचौलिया का उन्मूलन, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के निवेशकों की सुरक्षा कैसे करता है? तो ये धोखाधड़ी को रोकने के लिए स्टॉक एजेंसी की प्रतिभूतियों का विनियमित करके, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोजगार अवसर पैदा करने के लिए भारत सरकार की नई पहल में एक नहीं है? तो क्या हो जाएगा? यूनिकॉर्न इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सुधार का उपाय नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? बड़े व्यापारियों द्वारा हेरफेर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है। भारत में औद्योगिक विकास के संदर्भ में विकास बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? विकास बैंक औद्योगिक परियोजनाओं और अवसंरचनाओं के लिए दीर्घकालीन वित्तीय पोषण और समर्थन प्रदान करते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास और EMS की वृद्धि में क्या अनूठी भूमिका है? क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, लघु और मध्य उद्यमों के लिए वित्तीय तक पहुंच को सुगम बनाना। लघु और मध्य उद्यमों के लिए वित्तीय तक पहुंच बनाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत से संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि सुमेलित नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, नीली क्रांति ये फल सब्जी से तो नहीं है, मत्स्य पालन से है। पीली क्रांति भी सही है, श्वेत क्रांति भी सही है, हरी क्रांति भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत अधिक है? तो ये कहाँ पे है? बिहार में। ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग विकास बैंक निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाता है? तो कौन सी ये भूमिका निभाएगा? आइए इसको यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कौन सी भूमिका निभाएगा आप लोग बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों को वित्तीय पोषित करना और बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ग्रामीण अवसंरचना को वित्तीय पोषित करना और कृषि विकास का समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन है? तो ये कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा। अब 84 लास्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2015 में भारत सरकार ने योजना आयोग का नाम बदल दिया, क्या रख दिया था? नीति आयोग। बस ये ऑप्शन इसमें नहीं है, आप लोग इतना तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी धीरे धीरे मैं स्टैटिक जी का भी कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।